हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम डे 2 में जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले जो हम पढ़े हैं इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि यूपी होमगार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और यूपी का दरोगा का मेंशन वाला है ना, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग भी चलिए बार बार मेरे साथ भी बोलते रहेगा और इसको रिवाइज करते रहेगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। प्रतीक क्या है? मतलब क्या संबंधित प्रतीक है? घटना, मतलब एक तरफ घटना है और एक तरफ क्या है? चिन्ह है। तो जन्म का प्रतीक क्या है दोस्तों? कमल व सांड है। गौतम बुद्ध का जन्म है ना, जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और सांड है, ठीक है। गिरी त्याग। गिरी त्याग का चिन्ह क्या है दोस्तों? घोड़ा। गौतम बुद्ध जब गिरी त्याग किया था उसका चिन्ह क्या था? घोड़ा था। ज्ञान का क्या है? पीपल का वृक्ष है। ज्ञान क्या है? पीपल का वृक्ष है। निर्माण क्या है? निर्माण का पद चिन्ह है। मृत्यु क्या है दोस्तों? मृत्यु का स्तूप है। मेरे साथ बोलते रहेगा आप लोगों को भी क्या होगा? रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। जो कि लास्ट समय में यही जरूर रहता है, जो कि आप लोग एग्जाम का डेट बहुत नज़दीक आ गया है, अगले मंथ में एग्जाम है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। और आगे क्या है? बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? बौद्ध धर्म की 4 संगीति कौन कौन है? क्या संगीति? एक है समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, ठीक है। तो संगीति क्या? प्रथम बौद्ध संगीति का वो है 483 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति का वो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान कौन सा था? राजगीर। कौन सा स्थान पर हुआ है दोस्तों? राजगिरा पे। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। शासनकाल किसका था? अज्ञात शत्रु का शासनकाल था दोस्तों। किसका शासनकाल था? अज्ञात शत्रु का शासनकाल था, ठीक है। चलिए प्रथम बौद्ध संगीति हो गया। द्वितीय क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ है? 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। स्थान का नाम क्या था? वैशाली। अध्यक्ष कौन था? शावक मीर था दोस्तों। कौन था अध्यक्ष? शावक मीर था। शासनकाल उसका समय कौन था? कालाशोक। उसका समय कौन शासन कर रहा था? तो कालाशोक ने शासन कर रहा था दोस्तों। चलिए ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों। क्या बोला? तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 से 251 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 से 251 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कब से? पाटलिपुत्र। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। उस समय में जो है अध्यक्ष कौन था? मौलिपुत्र तीसरा। किसका शासनकाल? अशोक का शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का शासनकाल कब है? प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। उसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। शासनकाल किसके शासनकाल के समय? कनिष्क के शासनकाल के समय में हुआ था दोस्तों। चलिए हम चतुर्थ बौद्ध संगीति देखें हैं, जो क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भी याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? बोला चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म कितना भागों में विभाजित हुआ है? 2 भागों में विभाजित हुआ है। कौन कौन हुआ? एक था हीनयान, दूसरा है महायान, ठीक है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक। बौद्ध साहित्य में कितने पिटक है? 3 पिटक। कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक दोस्तों। पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध साहित्य में कितने पिटक है? 3 पिटक है। कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म को जो प्रचार है कौन भाषा में किया गया था? पाली भाषा में किया गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार कौन भाषा में किया गया था? पाली भाषा में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है? क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार क्या? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ईसाई धर्म। आगे में क्या है दोस्तों? आगे में है ईसाई धर्म, टॉपिक वाला है। चलिए देखते हैं। क्या ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों? ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है, ठीक है। इन्हें यूसु नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है दोस्तों? बाइबिल है। क्वेश्चन पूछेगा ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? बाइबिल है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट लेहम नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैत लेहम नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। क्रिसमस जो मनाते हैं ना आप लोग, क्रिसमस डे किसके जन्म में मनाया जाता है? ईसा मसीह के जन्म को लेकर हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईसा मसीह का फांसी रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा ईसा मसीह का जो फांसी है किसने चढ़ाया था? तो रोमन का गवर्नर को। कहाँ गवर्नर था? रोमन के गवर्नर कौन था? पेंटियस ने चढ़ाया था दोस्तों, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इस्लाम धर्म दोस्तों। आगे में क्या है, इस्लाम धर्म। क्या है, इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे दोस्तों। कौन थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, इसको आप लोग भी याद रखना है। थोड़ा दोस्तों से सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या है, इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था दोस्तों। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब थे, और इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। ठीक है, इनका पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था दोस्तों। ठीक है, अमीना। और इनका पिता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम क्या था, अमीना था। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को 1610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। बोल रहा है, क्वेश्चन पूछेगा, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है, तो 610 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। कब हुआ है, 610 ईस्वी में। कहाँ पर, तो मक्का के पास में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई है दोस्तों। ठीक है, 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संबंध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संबंध के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में हुई खदीजा नामक विधवा से हुई थी दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछेगा, हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में हुआ था, किससे, खदीजा नामक विधवा से हुई थी। खदीजा नामक किससे हुई थी, विधवा से हुई थी। ठीक है, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। कुरान जो है ना, कुरान क्या है, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है, कुरान है। आप लोग इसको भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में इन्होंने मदीना में दफनाया गया दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 632 ईस्वी में। कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में दफनाया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद ए मिलाद और उन नबी त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। तो ईद ए मिलाद और उन नबी त्यौहार किसके जन्म मनाया जाता है, तो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप देखिए दोस्तों पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। आप किसी को शेयर करके आप भी हेल्प कर सकते हैं, जो क्या होगा, आपको भी अच्छा होगा आगे जा करके। ठीक है, चलिए पढ़ते दोस्तों, पारसी धर्म। क्या बोल रहे हैं, पारसी धर्म। क्या पारसी धर्म का संस्थापक कौन है, जरथुस्त्र ईरानी था दोस्तों। क्या जरथुस्त्र ईरानी है, पारसी धर्म का संस्थापक कौन है, जरथुस्त्र ईरानी था। ठीक है, इनकी शिक्षाओं का संकलन जेत अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेत अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो क्या पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। पारसियों का प्रमुख त्यौहार क्या था, नेरोज है। पारसियों का जो प्रमुख त्यौहार है क्या है दोस्तों, नेरोज है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, सिख धर्म। आगे में क्या है, सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक देव ने की थी दोस्तों। क्या बोल रहे, क्वेश्चन पूछेगा, सिख धर्म का स्थापना किसने किया है, गुरु नानक देव ने की है। गुरु नानक देव ने की थी। सिखों का पहले गुरु थे, सिख का पहले गुरु कौन है, तो गुरु नानक देव है दोस्तों। ठीक है, गुरु नानक देव ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। क्वेश्चन पूछेगा, गुरु नानक देव ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक असंख्य धर्मशाला स्थापित की दोस्तों। गुरु नानक देव जो है, इन्होंने क्या किया था, अनेक धर्मशाला स्थापित किया था। ठीक है, जो भी अपना लोग जो कहीं जाते हैं तो लंगर खाते हैं ना, लंगर पंगत व्यवस्था वही गुरु नानक देव ने चलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी नामक ननकाना साहिबा में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन पूछा, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी के ननकाना साहिब में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है, गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में कहाँ पर, करतारपुर में हुई थी। ठीक है, गुरु अंगद में सिखों का दूसरा गुरु, उनका मूल नाम लहना था दोस्तों। क्या था, गुरु अंगद में सिखों के दूसरे गुरु, उनका मूल नाम क्या था, लहना था। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था दोस्तों। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की दोस्तों। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के 5वें गुरु थे, और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की दोस्तों। किसे रचना किया है, आदि ग्रंथ की रचना किया है। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता से करने के कारण करवा दी दोस्तों। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण क्या क्या करवा दिया।
क्वेश्चन पूछेगा मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कब किया था? 1606 में किया था। कब किया था? 1606 ईस्वी में किया था। किसके सहायता से किया था? राजकुमार खुसरो की सहायता से करने के कारण करवा दिया दोस्तों, ठीक है। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। मेरे साथ भी आप लोग बोलते रहिएगा, जो आप लोग को याद होते रहेगा, ठीक है। अगर लाइब्रेरी में बैठे रहेगा तो थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना है, ठीक है। चलिए हम और आगे देखते हैं क्या है। इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिबा कहते हैं दोस्तों। इनका निवास स्थान कहाँ पे है? आनंदपुर साहिबा को हम कहते हैं। खालसा पद की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी दोस्तों। खालसा पद की स्थापना कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। किसके ईस्वी में? बैसाखी दिन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन सा दिन? बैसाखी दिन को गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन किसका क्या था? खालसा पद किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक सिकंदर। सिकंदर के बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था दोस्तों। सिकंदर का जन्म 536 ईसा पूर्व 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ है? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था दोस्तों, ठीक है। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु गुरु कौन था? प्लेटो। और प्लेटो गुरु कौन था? सुकरात था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इनका सेनापति सेलुकस निकेटर था दोस्तों। कौन था? क्या था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और इनका सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था दोस्तों, ठीक है। सिकंदर खैबर दर्रे के रास्ते भारत आया था दोस्तों। सिकंदर जो है ना कौन दर्रे के रास्ते भारत आए थे? खैबर दर्रे के रास्ते में भारत आया था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? तो निर्याकस था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ दोस्तों। सिकंदर का युद्ध जो है पंजाब का राजा पुरु पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया दोस्तों। यह युद्ध कौन नदी के किनारे लड़ा गया? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइड्रे स्पीच तथा झेलम या विशिष्टता का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था दोस्तों। सिकंदर की सेना कौन नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ है? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? बेबीलोन में। तब कितना वर्ष की उम्र में? 33 वर्ष की उम्र में हो गई थी। कौन नदी को पार नहीं कर पाया था? ब्यास नदी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? हड़यक वंश दोस्तों। क्या है आगे? हड़यक वंश। हड़यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिम्बिसार है दोस्तों। हड़यक वंश का संस्थापक कौन है? बिम्बिसार था। कौन था? बिम्बिसार था, जो 540 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा दोस्तों। हड़यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था, जो 540 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवा को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था दोस्तों। बिम्बिसार ने राजवैद्य का नाम क्या था? जीवा को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे में क्या है? बिम्बिसार ने अंग का राजा को मगध में लाया दोस्तों। बिम्बिसार ने क्या किया? अंग के राजा को मगध में लाया था। बिम्बिसार ने राजगिरह को अपना राजधानी बनाया दोस्तों। बिम्बिसार ने राजगिरह को अपना क्या किया? राजधानी बनाया था। बिम्बिसार का उपनाम क्या था? सैनिक था दोस्तों। क्या था? बिम्बिसार का उपनाम सैनिक था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अज्ञातशत्रु ने कर दी और 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा दोस्तों। बिम्बिसार की हत्या किसने किया? उसका पुत्र कौन था? अज्ञातशत्रु। बिम्बिसार का हत्या कौन किया था? उसका पुत्र अज्ञातशत्रु। कब क्या था? 492 ईसा पूर्व में करके क्या किया? मगध गद्दी पर बैठा है दोस्तों, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? अगला इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है? अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु का उपनाम क्या था दोस्तों? कुनिक था। क्वेश्चन पूछा अज्ञातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक था। अज्ञातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयनी ने कर दी थी दोस्तों। अज्ञातशत्रु की हत्या उसका पुत्र किसने किया था? उदयनी ने कर दी थी, ठीक है। उदयनी ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना की दोस्तों। उदयनी ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना की। वह जैन धर्म के अनुयायी था दोस्तों। कहा था? जैन धर्म के अनुयायी था।
हर्यक वंश का अंतिम वंश राजा उदयनी का पुत्र नागदशक था दोस्तों। हर्यक वंश का अंतिम वंश कौन था? राजा उदयनी का पुत्र कौन था? नागदशक था। दोस्तों अगर आप लोग जो हम पढ़ा है अगर पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरा आपका जीके जैसे यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं इस बुक के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और किसी के पास में शेयर करके आप हेल्प भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अपने दोस्त लोगों के पास में। चलिए आगे बढ़ते। शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की दोस्तों। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली के स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज को मगध में मिलाया दोस्तों। शिशुनाग ने क्या था? अवंती राज को मगध में मिलाया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? कालाशोक था, ठीक है। कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों। कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति क्या हुआ? आयोजन हुआ था दोस्तों, ठीक है। देखिए हम पूरा टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नंद वंश। आगे क्या है दोस्तों? आगे में है नंद वंश, ठीक है। चलिए देखते हैं नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था दोस्तों। रिवाइजन के लिए बहुत अच्छा क्लास है। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था दोस्तों। कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। नंद वंश का सर्वाधिक धनी एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। क्या था? नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? धनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, ठीक है। धनानंद सिकंदर के समकालीन था दोस्तों। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की दोस्तों। धनानंद ने किसने पराजित किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? पराजित करके क्या किया? मौर्य वंश का स्थापना किया। कहाँ पर? मगध पर, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ता है। अब आगे क्या होगा? मौर्य साम्राज्य। क्या है आगे में? क्या होगा? मौर्य साम्राज्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में की थी दोस्तों। क्या? मौर्य वंश का स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोरटस भी कहा जाता है दोस्तों। सेंडोकोरटस भी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहा जाता है? सेंडोकोरटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य था दोस्तों। कौन था? चाणक्य था। इसकी सहायता चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था दोस्तों। इसकी सहायता से क्या करता? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? धनानंद को हराया था दोस्तों, ठीक है। किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी दोस्तों। चाणक्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है दोस्तों। इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो प्राचीन भारतीय राजनीति से है दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था दोस्तों। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य को धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का धार्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। आप लोग इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मेगास्थनीज जो सेलुकस निकोटर का राजदूत था दोस्तों। क्या था? मेगास्थनीज सेलुकस निकोटर का क्या था? राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था दोस्तों। कहाँ रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी दोस्तों। मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला या कर्नाटक में हुई थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई दोस्तों, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या हो गया? बिंदुसार। आगे का टॉपिक क्या है? बिंदुसार यानी कि पॉइंट सार। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व दोस्तों। कब था? बिंदुसार 298 ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में क्या गया था? मगध की गद्दी पर बैठा था दोस्तों, ठीक है। बिंदुसार का अमित्रघात भी कहते हैं। बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है दोस्तों। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था दोस्तों। क्या? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
आगे क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, अशोक। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। इसका शासनकाल कब से है, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा दोस्तों। क्या है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया। अशोक ने क्या किया दोस्तों, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर को बसाया था, ठीक है। राजगद्दी पर बैठने का समय अशोक अवंती का राज्यपाल था दोस्तों। राजगद्दी पर बैठने का समय अशोक क्या था, अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। पुराणों में अशोक का अशोक वर्धन कहा गया दोस्तों। पुराणों में अशोक क्या कहा गया, अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, अशोक ने अपनी राजगद्दी पर बैठने के बाद 8 वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के क्या 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया दोस्तों। उसमें कलिंग का राजधानी कहाँ था, तोसली था, उस पर क्या क्या अधिकार कर लिया, ठीक है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई दोस्तों। अशोक के पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई थी, पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है दोस्तों। कलिंग का युद्ध का वर्णन कब है, 13वें शिलालेख में है, ठीक है। अशोक का धार्मिक गुरु उपगु तथा अशोक की माता का नाम सुभद्रा दागी था दोस्तों। क्या, अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रा दागी था दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या पढ़ते हैं, और आगे पढ़ते हैं अशोक के बारे में, ठीक है दोस्तों। अशोक बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर है, आप लोग भी इसको याद रखना है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा दोस्तों। अशोक ने क्या किया, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री को संघमित्रा को श्रीलंका भेजा दोस्तों, ठीक है। अशोक के शिलालेख 837 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। अशोक का शिलालेख कौन पढ़ा दोस्तों, 837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े दोस्तों, ठीक है। और इनकी संख्या 14 है दोस्तों। अशोक के शिलालेख की संख्या कितना है, 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी दोस्तों। कौन की थी, अशोक के शिलालेख का खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, अशोक के पहले शिलालेख में पशुपति की निंदा की गई दोस्तों। अशोक के पहले शिलालेख में पशुपति की निंदा की गई है, ठीक है। मगध पर मौर्य शासन 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में 137 वर्षों तक रहा दोस्तों। मगध पर मौर्य शासन 322 ईसा पूर्व से 185 मतलब 137 वर्ष तक रहा दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था दोस्तों। कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, ठीक है। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी दोस्तों, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और इसकी हत्या किसने की थी, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, अशोक का नाम देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी था दोस्तों। देवताओं का प्रिय भी है। अशोक का नाम क्या था, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी भी है, देवता का प्रिय भी है दोस्तों। अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर आजीविका के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया दोस्तों। अशोक ने क्या किया था, बराबर के पहाड़ी पर क्या किया था, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, सुख साम्राज्य। आगे में क्या है, सुख साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में सुख वंश की नींव डाली और मौर्यों के सेनापति था, वह ब्राह्मण जाति का था दोस्तों। क्या है, सुख साम्राज्य क्या है, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में सुख वंश की नींव डाली और मौर्यों के सेनापति था, वह ब्राह्मण जाति का था दोस्तों, ठीक है। शुंग काल में मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई दोस्तों। शुंग काल में जो है मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की क्या रचना की गई दोस्तों, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा पुरोहितों और पतंजलि में से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग जो है ना क्या अपने राजा पुरोहितों पतंजलि में से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। भरूत स्तूप निर्माण में पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था दोस्तों। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों,
आगे में कुषाण वंश, आगे में कौन सा वंश है दोस्तों? कुषाण वंश। चलिए देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने 15वीं ईस्वी में की थी दोस्तों। इन समाज का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी दोस्तों, ठीक है। कुषाणों की दूसरा राजधानी कहाँ था? मथुरा थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने का समय एक संबंध चलाया जो शक संबंध कहलाता था दोस्तों। क्या कहलाता था? कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी और कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संबंध चलाया जो शक संबंध कहलाता था, ठीक है। यह संबंध भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था दोस्तों, ठीक है। कनिष्क के दरबार में चरक राज वैद्य रहते थे दोस्तों। कनिष्क के दरबार में चरक राज वैद्य रहते थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी दोस्तों, ठीक है। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा जारी किया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया था? कुषाण सिक्का जो है कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? गुप्त साम्राज्य। आगे में क्या है दोस्तों? गुप्त साम्राज्य। क्या? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था दोस्तों, ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। कब बैठा? 319 में बैठा। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या की थी? महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध 319 से 320 चलाया था दोस्तों। 319-320 चलाया, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा दोस्तों। कब बैठा? 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा था दोस्तों। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। क्वेश्चन पूछेगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की दोस्तों। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था दोस्तों। समुद्रगुप्त की क्या था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया दोस्तों। क्या था? समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है दोस्तों। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायान क्या था? भारत आया था दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त ब्राह्मण जैसे विद्वान रहते थे दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त ब्राह्मण जैसे विद्वान रहते थे दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। ये पेज हम खत्म करके फिर जो है उसके बाद कल क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। आगे क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने की दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? कुमारगुप्त ने किया है। इस विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है दोस्तों। इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक शिलालेख कुमारगुप्त प्रथम के है दोस्तों, ठीक है। हुनों का आगमन स्कंदगुप्त के काल में हुआ था दोस्तों। हुनों का आगमन किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेखों में हुनों को मलेच्छ कहा गया दोस्तों। हुनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था दोस्तों। कौन सा? तोरमान था। हुनों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोरमान था दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने किया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेगा। गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा संस्कृत था। क्वेश्चन पूछेगा गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा क्या था? संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित था दोस्तों। गुप्त काल में दास प्रथा भी क्या था? प्रचलित थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे दोस्तों। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे दोस्तों, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है दोस्तों। क्या है? कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल में भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया दोस्तों। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास में
इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, पुष्यभूत क्या वो वर्धन बंद क्या था। इसका संस्थापक पुष्यभूति था और इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी दोस्तों। इसकी पुत्री का नाम राजश्री और राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गिरहबीर बर्मन के साथ हुआ था दोस्तों, ठीक है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिससे हर्ष की पराजय हुई दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, चीनी यात्री हेन संग हर्षवर्धन के दरबार आया था दोस्तों। चीनी यात्री हेन संग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। हेन संग ने शूद्रों को कृषा कहा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि था दोस्तों। क्या था, वान भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित तथा कांदबरी नामक पुस्तक लिखी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक क्या है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है, ठीक है। कुंभ मेलों को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है दोस्तों। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, हर्षवर्धन को जाता है। आपको इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे का दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को पहला में कौन है, पल्लव वंश का संस्थापक वास्तविक संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु थे दोस्तों। कौन था, सिंह विष्णु थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, नरसिंह वर्मन क्या है दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वितीय दरबारी कवि व संस्कृत दंडी था जिसने 10 कुमार चरित नामक पुस्तक लिखे है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बगल में आदमी लेट कर गया है तो उसके लिए जो है बहुत रेडी सा बज रहा है, ढोल पिपी सा बजा रहा है, तो आवाज़ आप लोग वीडियो में सुनाता ही होगा। इसीलिए हम आज का वीडियो यहीं पर हम रोकते हैं। और आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल पर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब